स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए ये क्लास 2 होगी। इसके पहले क्लास 1 चैनल पे कराई जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आप सबके ITI CBT एग्जामिनेशन 2026 के लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप ये क्लासेस देख लेते हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2 एंड इसके बाद एक होगी क्लास 3, तो आपके जो CBT एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इनके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके पिछले 2020 से लेके 25 तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस का एक प्रॉपर क्लास है तीनों, जो कि आज तक बार बार पूछे जा रहे हैं आप सभी से, आप किसी भी ट्रेड से हों। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एंड अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ 29 रुपये में आप उन सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी CBT एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ में जाके उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं क्लास। कल की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आउटपुट, ठीक, पावर आउटपुट और पावर का जो इनपुट होता है इसका रेशियो जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट जो ये रेशियो होता है इसी को हम लोग कह देते हैं दक्षता, यानी इफ़िशियंसी। ठीक है, किसी मशीन से हमें कितना इनपुट देने पे कितना आउटपुट मिला, इनका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं दक्षता। ठीक है, ये जनरली परसेंटेज में नापी जाती है। ठीक, इसे ऐसे नीटा से शो करते हैं। किसी मशीन की दक्षता जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी अच्छी वो मशीन मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना पावर आउटपुट। सपोज करो आपने इनपुट 10 दिया और आउटपुट आपको 9 के बराबर मिला, तो कितना हो गई, 90% हो गई। ठीक, उसी यहाँ अगर आपने इनपुट 10 के बराबर दिया और आउटपुट आपको 8 मिला तो दक्षता आपकी 80% हो गई। इस तरीके से दक्षता आपकी निकाली जाती किसी मशीन की। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मीट्रिक सिस्टम। देखिए, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसे कहते हैं, ये क्या है, एक शक्ति का मात्रक होता है। अब इसमें मीट्रिक सिस्टम में इसकी थोड़ा अलग जो है वाटेज रहता, नहीं वाट रहता, और जो आपका मीट्रिक के अलावा दूसरा सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, उसमें हॉर्स पावर का अलग टोटल वाट रहता है। तो इसीलिए अगर मैट्रिक सिस्टम आए तो आपको क्या लगाना है, अगर यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम आए तो आपको क्या लगाना है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो एक हॉर्स पावर में अगर मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो होता है 735.5, ठीक है, वाट, यानी एक हॉर्स पावर, एक HP जिसे कहते हैं, इज इक्वल टू 735.5 वाट अगर मैट्रिक सिस्टम है। इसी जहाँ अगर ब्रिटिश सिस्टम रहता है तो ये आपका 746 वाट हो जाता है। ठीक है, तो अब अभी यहाँ कौन सा सही रहेगा, 735.5। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। अब अगर ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने होंगे, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की SI यूनिट क्या है। ऊष्मा क्या, एक तरह की ऊर्जा है। तो जो मात्रक ऊर्जा का होता है, जो यूनिट ऊर्जा की होती है, वही यहाँ पे ऊष्मा की भी यूनिट होगी। तो ऊष्मा की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, जूल। ध्यान दीजिए, आप कई बार आप कैलोरी लगा देते हैं, कैलोरी यहाँ गलत हो जाएगा, क्या होगी, जूल। ठीक है, ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है, तो जो मात्रक ऊर्जा का होगा वही मात्रक यहाँ पे ऊष्मा का भी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट। अब ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर या बैरोमीटर। तो यहाँ राइट आंसर है कैलोरी को नापने के लिए, ऊष्मा को नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर का। लेकिन उसी जहाँ अगर ऊष्मा से जो हीट जनरेट होती है, ध्यान दीजिएगा, जब ऊष्मा हम किसी चीज़ को देते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है, तो उसे नापने के लिए थर्मामीटर, यानी तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर, और ऊष्मा को नापने के लिए कैलोरीमीटर। पायरोमीटर भी तापमान नापने के लिए, और बैरोमीटर जो है दबाव यानी दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर क्या नापेगा, ऊष्मा। तो ऊष्मा को मापने का उपकरण क्या हो गया, कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप आराम से लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। अब पानी
कि विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, 1। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। एक फार्मूला होता है, अगर आप सबने देखा होगा, वैसे फार्मूला बहुत ज़्यादा डिटेल में आप सब में है नहीं तो बहुत बताने की जरूरत नहीं, MS डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो S होता है ना, यही एक्चुअल में पानी की विशिष्ट ऊष्मा निकालने का ये तरीका है। तो S बराबर हो जाता है Q/M इंटू डेल्टा टी, यानी 1 ग्राम कोई पानी हो, अगर 1 ग्राम की मात्रा हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या होती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। इकाई, ठीक, इकाई द्रव्यमान का अगर कोई पानी हो, यानी पानी अगर हो 1 ग्राम का और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो रिक्वायर्ड जो ऊष्मा होगी उसी को क्या कहेंगे, पानी की विशिष्ट ऊष्मा। क्यों, यहाँ पे क्या है, ऊष्मा की मात्रा, m क्या है, द्रव्यमान, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस। मतलब मान लो पानी 30 डिग्री सेल्सियस का है और उसका टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितना, 1 ग्राम पानी का जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होगी उसे हम क्या कह देंगे, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कह देंगे। तो पानी की कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाया। अब कई बार आप क्या करेंगे, 100 देखेंगे और 100 लगा देंगे, बट टर्म क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो डिग्री सेल्सियस पे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग टेम्परेचर किसका, पानी का। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पे आएँ तो वो हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा किसका, पानी का क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे पानी क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। करंट आप सबको पता है, तो करंट यानी विद्युत धारा जो है उसकी इकाई क्या है। तो करंट को हम लोग नापते हैं किससे, एम्पियर से, ठीक है। एम्पियर से नापेंगे करंट को, एम्पियर में नापेंगे। एम्पियर किसकी यूनिट हो गई, करंट की। अब वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की, ठीक है। ओम किसकी यूनिट है यहाँ पे, प्रतिरोध का, ठीक है। वाट किसकी यूनिट है, मतलब वाट किसकी इकाई है, शक्ति या पावर की, ठीक है। अब यहाँ एम्पियर जो नाप रहे हैं हम लोग, इसको हम एमीटर बोलते हैं, जिससे हम धारा नापते हैं उसको बोलते हैं अमीटर, और वो एम्पियर में रीडिंग देता है। जिससे वोल्टेज नापते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, वो वोल्टेज में रीडिंग देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आगे ITI एग्ज़ाम के लिए ना सही, आगे आपके एग्जामिनेशन में और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं इसी तरह के। बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो कई बार आपसे क्या होता है, गलत हो जाता है, और यही 1-2 नंबर आपका मेरिट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धारा की इकाई क्या हो गई, एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। इसमें से कौन बहुत अच्छा कंडक्टर है, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर यानी चालक है। कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। आप सबको पता है तांबा एक बहुत अच्छा कंडक्टर यानी सुचालक है। कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें करंट जो है क्या हो, आसानी से फ्लो हो सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो बहुत ज़्यादा उसमें करंट के फ्लो होने का विरोध ना करे, रेजिस्टेंस ना करे, तो उसको हम लोग एक अच्छा कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो तांबा क्या है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसके बाद एल्युमिनियम भी है। तांबा थोड़ा महंगा होता है, एल्युमिनियम सस्ता होता है। तो जनरली आप देखते हैं कॉपर के वायर वगैरह इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, तांबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इसकी एक साइड जो है 18 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी सारी साइड कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी भुजाएं तो इसकी क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, भुजा का स्क्वायर, जो ये साइड्स दी गई हैं ना, इन्हीं का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, 18 × 18 तो क्या मिल जाएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे, व्हाट द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल मशीन। एक साधारण मशीन के वेगानुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है यहाँ पे, ठीक। ध्यान दीजिए, एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन। यहाँ कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, यानी किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज MA यानी यांत्रिक लाभ अपान वेलोसिटी रेशियो यानी VR, ठीक है, वेगानुपात। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं,
इफिशियंसी यानी दक्षता, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बटे वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? इफिशियंसी यानी कि दक्षता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। यहाँ देखिए एरिया दे दिया है, अब आपसे साइड पूछ रहा है। वहाँ साइड दिया था, एरिया पूछ रहा था, फॉर्मूला वही लगेगा। स्क्वायर दे दिया, मान लो इसकी भुजा है ए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। अब ए दिया हुआ कितना 625 बराबर ए का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √625। अब 625 का वर्गमूल आप सबको पता है, तो रटा हुआ रहता है सबको, कितना होता है 25, ठीक है। 625 का वर्गमूल कितना है 25। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, चाहे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 25। कैसे निकालते हैं 625 का वर्गमूल? तो आप चाहें तो इसे गुणनखंड विधि से निकालें या भाग विधि से निकालें। अगर भाग विधि से निकालेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 4, यहाँ बचा 2, 225। इसके बाद आप यहाँ करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 225 और यहाँ हो गया 5। तो इस तरह से आपका 25 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग इस पार्ट में करेंगे। क्लास 2 में 27 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 15 उसमें था और 12 क्वेश्चन हमने आपके इसमें कराए हैं। बचे हुए 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, वो क्लास 3 में कराएंगे, जो कि अगली क्लास आपकी होगी, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी यहाँ तक आप लोग इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। और ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके CBT एग्ज़ाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। इन्हीं में से कोई 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इनको बहुत सीरियस होकर आप देखिएगा। इसके अलावा ड्राइंग की भी क्लास आपको हमने करा दी, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो 6 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पक्के हो जाएंगे, तो आपके लिए पास होना बहुत आसान हो जाएगा और आप अच्छा नंबर भी स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।